अच्छा देखें, अब ये तो चीज हो गई। अब इसके बाद हमारे पास लीनियर कॉम्बिनेशन आता है। अब बेसिकली लीनियर कॉम्बिनेशन जो है वो ये एक्सटेंशन है इसी चीज की, ठीक है। यानी कि लीनियर कॉम्बिनेशन कुछ भी नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, फॉर एग्जांपल ये है 2 1, v2 = -1 3। ये दो वेक्टर्स हैं, और अगर इन दो वेक्टर्स को मैं ऐड कर दूं आपस में, ठीक है, तो एक लीनियर कॉम्बिनेशन बन जाएगा दोनों का, ठीक है। या दोनों वेक्टर्स को पहले किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करूं, ठीक है, फॉर एग्जांपल ए से मल्टीप्लाई करूं इस वेक्टर को, फिर एक वेक्टर को बी से मल्टीप्लाई करूं और इन दोनों को ऐड कर दूं, तो ये इसका लीनियर कॉम्बिनेशन आएगा। जो आंसर आएगा उसको हम कहेंगे लीनियर कॉम्बिनेशन इन वेक्टर्स का, ठीक है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ AV1 + BV2 = अगर नॉन होमोजीनियस है तो 0 हो जाएगा, अगर होमोजीनियस है तो कोई वेक्टर होगा वहां पे, ठीक है, 0 के अलावा कोई वेक्टर होगा। यानी चलो हम कंसिडर करते हैं कि नॉन होमोजीनियस है, फॉर एग्जांपल यहाँ कोई वेक्टर होगा V3, ठीक है। तो इसका सिंपल मतलब ये है, तो फॉर एग्जांपल हमारे पास है A × 2 1 + B × -1 3 = फॉर एग्जांपल 2 5, ठीक है, इस तरह से। तो अब मैं मुझे फॉर एग्जांपल ए और बी फाइंड करना है, ठीक है। ए और बी फाइंड करना है, तो अगर देखा जाए तो बेसिकली ये क्या है, ये एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन ही है, क्योंकि इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2A, और यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 1A, और यहाँ प्लस में लिख सकता हूँ -B, यहाँ लिख सकता हूँ 3B, और यहाँ लिख सकता हूँ 2 5, ठीक है, इस तरह से। और हमने एलिमेंट्री क्लासेस में पढ़ा था कि किसी भी वेक्टर को ऐड करना है या मैट्रिक्स को ऐड करना है तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करना होता है। तो हो जाएगा 2A - B, जो हो जाएगा 1A + 3B, ठीक है, = 2 5। और हमें ये भी पता है कि जब दो वेक्टर्स आपस में इक्वल होते हैं तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होते हैं, ठीक है। तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 2A - B = 2, 1A + 3B = 5। तो ये वही सिस्टम ऑफ इक्वेशन ही आ गया ना मेरे पास, घूम फिर के, ठीक है। तो अब ये लीनियर कॉम्बिनेशन जो है वो, इसमें लातादाद वेक्टर्स हो सकते हैं। तो हम समझ सकते हैं A1 V1 + A2 V2 + A3 V3 डॉट 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 AN VN = 0, अगर होमोजीनियस है, = सम वेक्टर U, अगर नॉन होमोजीनियस है, ठीक है। तो हम मतलब जो अगर राइट साइड हमारी 0 हो तो हम उसको क्या कहते हैं, तो होमोजीनियस कहते हैं, और अगर राइट साइड नॉन जीरो हो तो नॉन होमोजीनियस कहते हैं। 0 से मुराद ये है कि फॉर एग्जांपल ऐसा भी हो सकता है 2x + 3y -z + 5 = 0। तो आप इससे ये मत समझे कि राइट साइड इसकी 0 है, क्योंकि देखें ये कांस्टेंट जो है वो लेफ्ट साइड पे आया हुआ है, ठीक है। ये कांस्टेंट लेफ्ट साइड पे, कांस्टेंट जो है वो सारे आपने राइट साइड पे करने, फिर देखना है कि 0 है या नहीं है राइट साइड। तो पहले तो तमाम जो है वो कांस्टेंट्स हमने 0 करने होंगे, ठीक है। ओ राइट साइड पे करने होंगे, फिर हम कहेंगे मतलब कि ये होमोजीनियस है। यानी तो हम जैसे ही इसको राइट साइड पे ले जाएंगे तो हम देख रहे हैं कि राइट साइड मेरी नॉन जीरो हो गई, तो इसका मतलब ये इनहोमोजीनियस हो गया, या नॉन होमोजीनियस कह सकते हैं, ठीक है, इनहोमोजीनियस। तो इसी तरह अगर तमाम इक्वेशंस की राइट साइड अगर 0 है तो वो सिस्टम पूरा होमोजीनियस कहलाता है, होमोजीनियस सिस्टम कहलाता है, ठीक है। अगर एक भी इक्वेशन की राइट साइड नॉन जीरो है तो वो नॉन होमोजीनियस सिस्टम कहलाएगा, ठीक है। अच्छा, हम्म, ठीक है, ये तो हो गया लीनियर कॉम्बिनेशन।
ठीक है, आप देखें स्पैनिंग सेट्स क्या होते हैं। स्पैनिंग सेट्स बेसिकली लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स को जो है वो स्पैनिंग सेट्स कहते हैं। लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर, लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स यानी ऐसे वेक्टर्स जो एक दूसरे से लीनियरली इंडिपेंडेंट हो। लीनियरली इंडिपेंडेंट से मुराद क्या है, यानी एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर के फॉर्म में एक्सप्रेस ना किया जा सके। फॉर एग्जांपल जैसे ये एक वेक्टर है 2, एक वेक्टर है -1, इसको मैं कह रहा हूँ v1, और यहाँ पर मेरे पास एक वेक्टर है v2 इक्वल्स टू 4 और -2। तो अब देखें v1 है 2 और -1, v2 है 4 और -2। तो बेसिकली मैं ऐसे लिख सकता हूँ v2 इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स v1। ठीक है, तो मतलब ये हुआ कि v1 जो है वो v2 के ऊपर डिपेंड कर रहा है, यानी ये इसके ऊपर डिपेंडेंट है। इसी को हम कहते हैं लीनियरली डिपेंडेंट, क्योंकि v1 v2 के ऊपर डिपेंडेंट हो गया। तो ये दो वेक्टर्स आपस में लीनियरली डिपेंडेंट है। ठीक है, और सिमिलरली मैं v1 को हाफ v2 भी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो v2 v1 पे भी डिपेंडेंट है। तो आपस में लीनियरली इंडिपेंडेंट का मतलब ये हुआ कि एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होगा ये। ठीक है, तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट, तो ऐसे सेट डिपेंडेंट है, सॉरी लीनियरली डिपेंडेंट सेट्स हैं ये, लीनियरली डिपेंडेंट सेट्स हैं। तो ऐसे सेट्स जो है ना कभी भी स्पैन नहीं बना सकते वेक्टर का। यानी स्पैन ना बनाने से मुराद ये है कि किसी भी वेक्टर को हम इन वेक्टर के कॉम्बिनेशन के तौर पे नहीं लिख सकते। ठीक है, किसी भी वेक्टर को हम इन दो वेक्टर्स के सम के तौर पे या डिफरेंस के तौर पे नहीं लिख सकते। इसको कहते हैं लीनियरली डिपेंडेंट सेट। अब लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट देखते हैं। फॉर एग्जांपल v1 इज इक्वल्स टू 1 -1, v2 इज इक्वल्स टू 0 1। अब ये सेट्स आपस में लीनियरली इंडिपेंडेंट है, क्योंकि कोई भी वेक्टर किसी भी वेक्टर के तौर पे नहीं लिखा जा सकता। कोई ऐसा अलजेब्राइक नंबर हमारे पास नहीं है, कोई ऐसा ऐसा स्केलर नंबर हमारे पास नहीं है जिससे मल्टीप्लाई करके v1 को v2 बना दूं या v2 को v1 बना दूं। ठीक है, तो ऐसा हमारे पास कोई भी नहीं है। तो ऐसी सूरत में क्या होगा, ये लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट्स बनाएंगे और ये स्पैन करेंगे। ये स्पैनिंग सेट होगा, स्पैन बनाएगा। स्पैन का मतलब ये है कि हम किसी भी वेक्टर को इन दो वेक्टर्स के कॉम्बिनेशन के तौर पे लिख सकते हैं। ठीक है, वो कैसे, वो ऐसे लिख सकते हैं हम। फॉर एग्जाम्पल ये है 1, ये है -1, ये है 0, ये है 1। ठीक है, और मैं यहाँ पे लेता हूँ आर्बिट्रेरी वेक्टर्स ले लेता हूँ b1 और b2, क्योंकि मैं कह रहा हूँ कि किसी भी वेक्टर को हम इसको मैं b1 और b2 कह रहा हूँ राइट साइड को, यानी जिसको मैं इनके लीनियर कॉम्बिनेशन के तौर पे मैं चाह रहा हूँ कि इनके लीनियर कॉम्बिनेशन के तौर पे एक्सप्रेस करूँ इस वेक्टर को। तो मैं आर्बिट्रेरी वेक्टर ले रहा हूँ b1 b2, इस पे मैं रिड्यूस एक्लोन फॉर्म लगाऊंगा। ठीक है, और तो सबसे पहले इसको 0 बनाऊंगा। तो सिंपल क्या करना है, कुछ भी नहीं, r2 इक्वल्स r2 प्लस r1। ठीक है, ये तो 1 रहेगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 है, ये 1 हो जाएगा, और ये b1 है, ये हो जाएगा b2 प्लस b1। ठीक है, अच्छा अब चूंकि ये ऑलरेडी रिड्यूस एक्लोन फॉर्म आ चुकी है, तो यहाँ से मैं क्या डिड्यूस कर सकता हूँ कि फॉर इंस्टेंस ये मेरा x था, ये मेरा y था। तो x मेरे पास x की वैल्यू जो है वो b1 आई, y की वैल्यू जो है वो b2 प्लस b1 आई। ठीक है, आ, अच्छा अब देखें b1 फॉर एग्जांपल मैं कुछ भी रखूं, b2 कुछ भी रखूं, तो जाहिर सी बात है मेरे पास एक्स वाई की कुछ वैल्यूज आएंगी। यानी एक्स वाई की वैल्यूज से मुराद ये है कि
यहाँ पे कुछ वैल्यूज मेरे पास आएंगी, तो वो जो भी वैल्यू मेरे पास आएगी उसको मैं इनके लीनियर कॉम्बिनेशन के तौर पे लिख सकता हूँ, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर चले हम ये वेक्टर ले लेते हैं कोई, ऐसा करते हैं हम इसको b1 आर्बिट्रेरी नहीं लेते, कोई और वेक्टर लेते हैं 1 - 1 0 1 2 1, ठीक है। अब इस पे मैं वही ऑपरेशन लगा रहा हूँ, 1 0 0 1 2 और 3। तो यहाँ से x आया 2, y आया 3। तो इसका क्या मतलब हुआ, 2 टाइम्स v1, v1 क्या है मेरे पास 1 और -1, प्लस 3 टाइम्स v2, v2 क्या है 0 और 1 इज इक्वल्स टू व्हाट, 2 1 जा 2 प्लस 3 0 0 -2 प्लस 3 क्या आया 2 और 1 आ गया। तो ये वेक्टर मिल गया मेरे पास। तो यानी कि इस वेक्टर को, जो 2 1 वाला वेक्टर है, मैं इन दो वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन के तौर पे कैसे लिख सकता हूँ, 2v1 प्लस 3v2। इसको कहते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन, ठीक है। ये बात समझ में आई? अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई अगर क्वेश्चन है तो काइंडली पूछ लें, ताकि फिर आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा उसको और देख लें। हम्म, अच्छा चलें इससे आगे देखते हैं कुछ। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सेट जो थे वो लीनियरली इंडिपेंडेंट थे, और इसका ये मतलब भी हुआ कि ये सेट जो है वो स्पैन कर रहे हैं R2 को, क्योंकि दो वेक्टर थे ना, तो R2 को स्पैन कर रहे हैं, ठीक है, पूरे R2 को स्पैन कर रहे हैं, यानी पूरे प्लेन को स्पैन कर रहे हैं, एक्स वाई प्लेन को। यानी जो मर्जी आप एलिमेंट यहाँ उठाएंगे वो इनके लीनियर कॉम्बिनेशन के तौर पे लिखा जा सकेगा। इसीलिए मैंने आर्बिट्रेरी कहा था, b1 और b2 आर्बिट्रेरी, जो मर्जी उठा लें आप, कोई भी नंबर आप उठाएं बताएं मुझे, वो इनके कॉम्बिनेशन के तौर पे लिखा जा सकता है, ठीक है। बेशक यहाँ पे मैंने 2 और 1 लिया था, आप बेशक यहाँ पे 2 और 1 लिया था, आप बेशक यहाँ पे -2099 और यहाँ पे -362 ले लें, इस तरह के नंबर ले लें, तो वो दोनों भी इनके लीनियर कॉम्बिनेशन के तौर पे लिखे जा सकेंगे। तो कोई भी जो है वो वेक्टर आप लेंगे इस पूरे R2 प्लेन में, एक्स वाई प्लेन में, तो वो इनके लीनियर कॉम्बिनेशन के तौर पे लिखा जा सकता होगा। तो इसी इसी इस मतलब यही जो सेंस है, इसी को कहते हैं कि ये दो वेक्टर्स स्पैन कर रहे हैं पूरे R2 को स्पैन कर रहे हैं। मतलब जहां जहां तक R2 है, कोई भी वेक्टर R2 से मैं उठाऊंगा तो वो इन दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन के तौर पे लिखा जा सकेगा। यानी फिर हम ये कहेंगे कि वो वेक्टर इनके स्पैन में है, या हम ये कहेंगे कि R2 के तमाम वेक्टर्स इन वेक्टर्स के स्पैन में है, ठीक है, क्योंकि इनके लीनियर कॉम्बिनेशन के तौर पे लिखे जा सकते हैं। अच्छा, इसके बाद इसी को अगर हम 3 डायमेंशन में एक्सटेंड करें तो 3 डायमेंशन में कर सकते हैं, ठीक है। वहां फिर हम कहेंगे, अगर इस तरह के लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट्स हमें मिल गए तो हम कहेंगे ये पूरे R3 को स्पैन कर रहे हैं। अच्छा, इसके बाद सर ने क्या पढ़ा है? हम कल कहाँ तक पढ़ाया था, 1.1.5 तक पढ़ाया था कल। 1.5 पूरा पढ़ाया है? जी 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 1.5 1.5 पूरा पूरा हो गया था, 1.7 स्टार्ट करा करना दिया। था। अच्छा, कोई चीज आप बताएं कोई इसमें रह गई हो जो अब तक सर ने पढ़ाई है। हम्म? कोई है ऐसी चीज तो बताएं, कोई ऐसा टॉपिक, या आप लोगों को स्पेसिफिक टॉपिक समझना चाह रहे हैं तो वो बता दें काइंडली। कोई एच वाली कंडीशन लेके, लाइक बी की वैल्यू एच लेके उसकी वजह से एच की वैल्यू निकालते हैं ना, एक इसमें कॉम्बिनेशन। सही, ऐसे देख लेते हैं कोई।
अच्छा हाँ, वो आप कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट की तो बात नहीं कर रहे जी कि उसी की उसमें कोई वही ऐसी प्रॉपर्टी वैल्यू, होती है ना कि कोई ऐसी हाँ वैल्यू कि बताओ किसमें एच की के कंसिस्टेंट सिस्टम होगा। को अच्छा हाँ, बिल्कुल बिल्कुल मतलब बिल्कुल। आपने असाइनमेंट मुझे लगता है मिल गया आप लोगों को। नहीं असाइनमेंट नहीं, कोई था हमारा ये। अच्छा असाइनमेंट नहीं मिला अभी तक आपको? नहीं अभी नहीं नहीं, असाइनमेंट मिल गया है। मिल गया होगा। जी जी मिल गया है, फिर देखा क्या नहीं खराब मैंने है। शायद। वो अपलोड हुआ है। Assignment कहाँ है? अच्छा देखा नहीं। चलें भाई, इसको एच ले लेते हैं, इसको 1 ले लेते हैं, इसको 3 ले लेते हैं, इसको -2, इसको 5, इसको 1, इसको भी 1, इसको 3, इसको 5। ठीक है, अब ये एक सिस्टम है मैट्रिक्स से। ठीक है, अब सवाल ये पूछा जाता है कि भाई एच की कोई ऐसी वैल्यू बताओ जिसपे सिस्टम इनकंसिस्टेंट हो जाए या कंसिस्टेंट हो जाए, या इनफाइनाइट सॉल्यूशंस दे, या यूनिक सॉल्यूशंस दे, या नो सॉल्यूशन दे। ठीक है, सबसे पहले कंसिस्टेंट सिस्टम सिंपली ये होता है ऐसा सिस्टम जिसका सॉल्यूशन मिल जाए बस, उसको कहते हैं कंसिस्टेंट। सॉल्यूशन एग्जिस्ट बस, यूनिक हो इनफाइनाइट हो, लेकिन बस सॉल्यूशन एग्जिस्ट करे। इनकंसिस्टेंट सिस्टम्स जो होते हैं उनका सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, सॉल्यूशन ही एग्जिस्ट नहीं करता उनका, उसको कहते हैं हम इनकंसिस्टेंट। ठीक है, अब एक बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हम कैसे पहचाने कि भाई सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। सबसे पहले ना आप लोग ये काम किया करें कि अच्छा ठीक है चलो, अगर देखें, सबसे पहली चीज ना कि सॉल्यूशन यूनिक कब नहीं होगा, ये हम बता सकते हैं आसानी से पढ़े कि सॉल्यूशन यूनिक कब नहीं होगा। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसका डिटर्मिनेंट हम फाइंड करें और उसको 0 से इक्वेट करें और देखें कि एच की किस वैल्यू पे ये पूरा डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा। तो उस वैल्यू पे तो सॉल्यूशन जो है यूनिक नहीं होगा, क्योंकि जब भी सिस्टम का डिटर्मिनेंट 0 होता है या तो उसका नो सॉल्यूशन होता है या उसके इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस होते हैं। ठीक है, तो हम इसका डिटर्मिनेंट चेक करेंगे। डिटर्मिनेंट चेक करने का फॉर्मूला आप लोगों को पता है, डिटर्मिनेंट क्या, एच टाइम्स दिस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, तो ये हो जाएगा 25 - 3 -1 टाइम्स ये हो जाएगा -10 - 1 +3 टाइम्स ये हो जाएगा -6 + 5। ठीक है, तो इसको इक्वल टू 0 कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 22H +11 और -3 इक्वल टू 0। तो 22H इक्वल टू हो जाएगा 3 - 11 -8, H इक्वल टू हो जाएगा -8/22, ये आएगा -2 4 8 2 11 22। तो H इज इक्वल्स टू -4/11। तो H की वैल्यू -4 और 11 पे जो है ना सॉल्यूशन नॉट यूनिक होगा, नॉट यूनिक। अब नहीं पता, मे बी इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो, मे बी नो सॉल्यूशन हो, लेकिन ये कंफर्म है कि यूनिक नहीं होगा, क्योंकि जैसे ही H जो है वो -4/11 होगा तो ये डिटर्मिनेंट पूरा 0 हो जाएगा। ठीक है, अब अगर हम ये चाह रहे हैं प्रॉपरली ये देखें कि H की किस वैल्यू के लिए जो है वो इनफाइनाइट होगा, एग्जैक्टली किस वैल्यू के लिए नो सॉल्यूशन होगा, किस वैल्यू के लिए जो है यूनिक सॉल्यूशन होगा, तो उसके लिए सबसे पहले आपने रिड्यूस एक्लोन फॉर्म बनानी पड़ेगी आपको। ठीक है, तो उसको रिड्यूस एक्लोन फॉर्म बना लेते हैं। H अच्छा, इसके लिए फिर मुझे ना ऑगमेंटेड मैट्रिक्स चाहिए होगा। सबसे पहली चीज तो ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का तो कॉन्सेप्ट पता है ना आपको, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या है। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स सिंपल वो मैट्रिक्स होता है, एक तो हमने जब कंस्ट्रक्ट किया था मैट्रिक्स तो ये वाली फॉर्म आई थी। तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स जो है ना, ये जो मैट्रिक्स है ए, इसको कहते हैं कोफिशिएंट मैट्रिक्स। ठीक है, इस बी को जो है इसको कहते हैं इसको आप कह लें नॉन होमोजीनियस पार्ट कह लें या राइट साइड कह लें, इसका वैसे कोई खास नाम नहीं है।
ठीक है, ये x जो है ये सॉल्यूशन वेक्टर होता है। ठीक है, तो अब ऑगमेंटेड, अब जो ए मैट्रिक्स है वो तो कोफिशिएंट मैट्रिक्स कहलाएगा, मगर ए मैट्रिक्स को अगर मैं बिल्ड करूं बी मैट्रिक्स के साथ इस तरह से, वेक्टर बी के साथ इस तरह से, तो ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कहलाता है, ऑगमेंटेड। ठीक है, इसको कहते हैं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। तो सबसे पहले तो मुझे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स चाहिए होगा, मैं उसमें, अच्छा चलो ठीक है, एक रैंडम सवाल इधर बनाता हूँ। फॉर इंस्टेंस ये है हमारे पास, ठीक है, हाँ एच, सर ने जो क्वेश्चन दिया था वो क्वेश्चन याद है, किसी के पास है क्वेश्चन, उसी को देख लेते हैं, क्योंकि अभी अगर मैं वो बनाऊंगा क्वेश्चन तो पता नहीं उसमें कोई और गड़बड़ ना हो जाए, मैं बुक अभी है नहीं। आ, एक मिनट मैं देखता हूँ, शायद सर ने अपलोड किया हो। नहीं, चलो लास्ट टाइम का देख लेते हैं, क्विज वन, वो ऐसी कोई चीज होगी उसमें भी। ये नजर आ रहा है आपको? हेलो, पेपर नजर आ रहा है? जी नजर आ रहे हैं। अच्छा देखो, इसमें दिया हुआ है ना, find all the values of h for which the system is inconsistent। ठीक है, फिर find the values of h for which the system is consistent। अब ये सिस्टम हमें दिया हुआ है, ठीक है, ax is equals to b, ये पूरा सिस्टम है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाएंगे। ठीक है, 1 1 2 2 0 h 4 0 h, इसी तरह का सवाल दिया होगा ना सर ने, h 2 + h 4। ठीक है, ये इसका हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाएंगे, जो कि यहाँ सर ने बनाया हुआ भी है, तो इसी पे दिखा देता हूँ मैं आपको। ये देखें, ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाया है सर ने। ठीक है, उसके बाद क्या किया है, कुछ भी नहीं, रॉ रॉ ऑपरेशंस लगाए हैं, वही मतलब रिड्यूस रॉ एक्लोन फॉर्म में लाने की कोशिश की है। तो जब इसको रिड्यूस रॉ एक्लोन फॉर्म में लाने की कोशिश की है, तो हुआ क्या है, देखें, पहले इस एलिमेंट को 0 किया है रॉ ऑपरेशन लगा के, ये वाला ऑपरेशन, फिर ये वाला ऑपरेशन लगा के ये वाला 0 किया है। ठीक है, तो ये दो ऑपरेशन एक साथ लगाएं, खैर दो ऑपरेशन एक साथ भी लगा सकते हैं इस तरह से, लेकिन आप लोग लगाने की कोशिश ना करें, क्योंकि ये तो फिर जब प्रैक्टिस आपकी इतनी बिल्ड हो जाएगी तो फिर इजीली आप लोग कर सकते हैं। तो ये जब ऑपरेशन इस पे लगे हैं तो ये वाले एलिमेंट 0 हो गए। ठीक है, मगर इन एलिमेंट्स में चेंजिंग आई है, जो भी ऑपरेशन के हिसाब से आया है। ठीक है, ये चेंजिंग आई है यहाँ पे, सही है। अब क्या किया है उसके बाद, अगेन फिर इस एलिमेंट को 0 बनाया। अब देखें, मैंने आपको बताया था रॉ एक्लोन फॉर्म में लाने के लिए इन 3 एलिमेंट्स को 0 बनाना पड़ता है। जैसे ही आपके पास रॉ एक्लोन फॉर्म आ जाए ना, उसके बाद भी आपको आइडिया हो जाता है कि आपका सिस्टम कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट या यूनिक नॉन यूनिक सॉल्यूशंस कब देगा। अब देखें, यहीं पे मैं आपको बताता हूँ। अब फॉर इंस्टेंस यहाँ पे जरा इस स्टेप पे आप गौर कीजिएगा। ठीक है, इस स्टेप पे आप गौर कीजिएगा, यहाँ पे जो ये स्टेप है, ये वाला जो मैट्रिक्स है, इस पे सारा हम करते हैं काम। अच्छा आप देखें, ये 1 है, ये 1 है, ये 2 है, ये h है। ठीक है, इससे इस रॉ से तो कोई मसला नहीं है हमें, ये 0, ये -2, ये -4 + h, ये 2 - h, इस रॉ से भी हमें कोई मसला नहीं, लेकिन इस रॉ में मसला है। क्यों? सारे एलिमेंट्स ये वाले 0 हो चुके हैं, विच मीन्स दैट के 0x + 0y + 0z = -2h, ये सिचुएशन बनी हुई है इस वक्त इस रॉ में। सही है, क्योंकि राइट साइड पे मेरे पास 2h है, देखे ना, ऑगमेंटेड है ये बीच में, सर ने किया नहीं ऑगमेंट इसको। ठीक है, तो राइट साइड में मेरे पास यानी -2h बचा हुआ है और ये पूरा 0 है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि लेफ्ट साइड 0 हो और राइट साइड पे
नॉन जीरो एलिमेंट हो, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है कि जीरो जो है वो किसी चीज के बराबर हो। ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है कि जीरो किसी किसी मतलब नॉन जीरो चीज के बराबर हो। तो तभी पॉसिबल है जब एच जीरो हो जाए ना, तो तभी पॉसिबल है जब एच जीरो हो जाए। और अगर ऐसा हो जाए कि एच यहाँ पे जीरो हो जाए तो फिर इसका क्या मतलब होगा। अब देखें, सिंपल यहां से आप कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं कि एच अगर जीरो नहीं हुआ तो ये इनकंसिस्टेंट होगा सिस्टम। एच अगर जीरो नहीं हुआ तो सिस्टम इनकंसिस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि जीरो किसी चीज के बराबर हो जाए, किसी नॉन जीरो चीज के। ठीक है, तो एच नॉन जीरो पे सिस्टम इनकंसिस्टेंट होगा स्ट्रेट अवे। ठीक है ना, ये रॉ यही इंडिकेट कर रही है। अगर इस रॉ में कोई एक भी नॉन जीरो एलिमेंट होता ना यहाँ पे, ऑगुमेंट, ये जो वेक्टर है मेरे पास, ये ऑगुमेंट वेक्टर है ना राइट साइड पे जो है, इसके अलावा इन वैल्यूज में अगर कोई एक भी नॉन जीरो हो जाती ना, तो फिर तो मैं नहीं बता सकता था कि, फिर तो हम कहते हैं कि बल्कि सिस्टम कंसिस्टेंट है। मगर ये तीनों जीरो हो गए और राइट साइड पे नॉन जीरो है, तो इसका मतलब ये है कि क्लियरली सिस्टम इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, अब अगर हाँ एच नॉन जीरो हुआ तो सिस्टम इनकंसिस्टेंट है, लेकिन अगर एच जीरो हो गया तो सिस्टम कंसिस्टेंट हो जाएगा। मगर उसका फिर एक और कॉन्सिक्वेंस होगा। कॉन्सिक्वेंस क्या होगा कि एच अगर जीरो होगा, यहां से अगर देखें 0 -2 -4 + h, अरे यार ये सही काम नहीं कर रहा आज मेरा ये पैड, पता नहीं इसको क्या मसला हो गया है। हाँ अच्छा, ये 1 ये 2 और ये h, ये 2 ये 0 h, ये 2 + h, ये 4 ये 0 ये 2h ये 4। ठीक है, ओ माय गॉड, ये क्या किया। हम्म, अच्छा 1 1 2 h 0 -2 4 + h 2 -h और क्या है -4 + h है ये, और 0 0 0 -2h। अब देखें, अगर ये h 0 होता है तो इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, मैट्रिक्स कैसा बनेगा मेरे पास। h नॉन जीरो पे तो सिस्टम इनकंसिस्टेंट हो गया ना, वो तो कहानी हो गई, अब वो क्लियर हो गया। अब क्या होगा अगर h 0 होगा, तो h की जगह 0 डाल दें, जहां जहां h है वहां 0 डाल दें। अब मैंने तस्वुर कर लिया कि h 0 है। ठीक है, सिस्टम कंसिस्टेंट को करने के लिए मैंने h 0 कर दिया, तो यहाँ -4 आएगा, यहाँ 0 आएगा, यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 0 आएगा। ठीक है, अब देखें, ये पूरी रॉ 0 है। ठीक है, नीचे वाली ये पूरी रॉ 0 है। ठीक है, अब एक रॉ पूरी 0 हो चुकी है और सिस्टम मेरे पास था n/n का। n/n का मतलब ये है कि उसकी रॉज और कॉलम्स बराबर थे। अगर किसी सिस्टम के रॉज और कॉलम बराबर हों और रॉ ऑपरेशन से उसकी कोई एक रॉ 0 हो जाए, तो फिर उस सिस्टम में कभी भी यूनिक सॉल्यूशन नहीं मिल सकता, फिर सॉल्यूशन नॉन यूनिक ही होगा। ठीक है, अब इस सिस्टम में भी यही मसला हुआ है कि 3/3 का सिस्टम था, लेकिन एक रॉ 0 हो गई रॉ ऑपरेशन से। ठीक है, तो अब मेरे पास नॉन यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा। सिस्टम कंसिस्टेंट तो है मगर सॉल्यूशन यूनिक नहीं होगा। ठीक है, तो h = 0 में हमारे पास क्या हो जाएगा, सिस्टम इज कंसिस्टेंट एंड द सॉल्यूशन इज इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस। सही है, नॉन यूनिक सॉल्यूशन, तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन हमारे पास आ जाएंगे। अच्छा, अब क्या पॉसिबल है कि इस सिस्टम के इनफाइनाइट ओ सॉरी यूनिक सॉल्यूशन हो। अब सवाल किया भी है बल्कि सर ने यहाँ पे,
ये हमने कर दिया, ये हमने कर दिया। अब सवाल सर ने क्या, डिसाइड इफ द कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ पार्ट बी हैज अ यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइट मेनी। वो भी मैंने बता दिया कि इनफाइनाइट मेनी होंगे क्योंकि एक रॉ पूरी 0 हो गई है। सिस्टम n बाय n का था, ठीक है, यानी रॉज और कॉलम सेम थे और उसकी एक रॉ पूरी 0 हो गई, ठीक है, नीचे वाली। तो इसका मतलब है कि यूनिक सॉल्यूशन तो हो ही नहीं सकता। अच्छा, फिर सर कह रहे हैं कि इन केस ऑफ इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन फाइंड ऑल सच सॉल्यूशंस एंड राइट देम इन टर्म्स ऑफ फ्री वेरिएबल। अच्छा, ये वाला जो है ना, ये आप लोगों को मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल लगती होगी ये वाला पार्ट। चलें इसको भी कर लेते हैं। अब देखें फ्री वेरिएबल में कैसे लिखें। सिस्टम कंसिस्टेंट हो चुका, ये रहा हमारा सिस्टम, कंसिस्टेंट सिस्टम। अब भाई इसको फ्री वेरिएबल में कैसे लिखा जाए, ठीक है। देखें पहले इस मैट्रिक्स को मैं यहां बना देता हूं, 1 1 2 0 -2 -4 2 0 0 0 0, ठीक है। सबसे पहले मैंने शुरू में ही याद होना चाहिए आपको, मैंने यहाँ पे x लिखा था, यहाँ पे y लिखा था, यहाँ पे z लिखा था, ठीक है। और ये तो वेक्टर है मेरा राइट साइड वाला b। अब देखिए ये रिप्रेजेंट क्या करते हैं, जो है ना ये जो चीजें यहाँ लिखी हुई है 1 1 2, ये बेसिकली इनके कोफिशिएंट्स होते हैं। यानी कि मैं इनको इस तरह से लिख सकता हूँ, x प्लस y प्लस 2z, ठीक है। ये जो है ना बेसिकली इनके कोफिशिएंट्स होते हैं x y z के। मतलब ये एक इक्वेशन थी इज इक्वल टू 0, ये इक्वल टू को शो करता है। जो आर्गुमेंट है ना ये इक्वल टू वाले वेक्टर को शो करता है, ठीक है। तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ। इसी तरह आप दूसरी रो में देखें तो ये हो जाएगा 0x -2y -4z इज इक्वल्स टू 2। और तीसरी रो तो पूरी 0 ही है, तो वो तो 0 0 0 0 0 हो गई, ठीक है। अब देखें यहाँ पे मेरे पास है -2y -4z इज इक्वल्स टू 2, ठीक है। ये मेरे पास है। अब मैं जरा इसको थोड़ा सा मिटाऊंगा यहाँ से। अब देखिए फ्री वेरिएबल का मतलब क्या है। फ्री वेरिएबल का मतलब यही है कि भाई अननोन 3 है, इक्वेशन 2 है। क्योंकि एक रो 0 हो गई तो एक इक्वेशन ही खत्म हो गई। इसका मतलब ये हुआ है कि जो तीसरी रो थी ना, तीसरी रो के जो एलिमेंट्स थे वो ऊपर वाली दो रॉस के कोई लीनियर कॉम्बिनेशन थे या किसी एक के लीनियर कॉम्बिनेशन थे, या मतलब के डिपेंडेंट थे लीनियरली ऊपर वाली दो रॉस में से किसी एक के या दोनों के ऊपर लीनियरली डिपेंडेंट थी वो रॉ, ठीक है। इसलिए वो पूरी 0 हो गई। तो अब मेरे पास मसला क्या हुआ है, ये और ये तो सेम ही इक्वेशन है तो इसको मिटा देते हैं। अब मसला ये हुआ है मेरे पास इक्वेशंस 2 हैं और अननोन्स 3 है। अब मैंने इसको सॉल्व करना है तो हमेशा मुझे फ्री वेरिएबल के तौर पे ही लिखना पड़ेगा, उसके अलावा मेरे पास कोई चारा नहीं है। अब मैं ये कर सकता हूँ इसको कि -2y इक्वल्स 2 + 4z लिख सकता हूँ। और इसको फिर y इक्वल्स, इसको -2 से डिवाइड कर दूंगा तो -1 2 प्लस है तो ये -2z हो जाएगा, ठीक है। तो y इक्वल्स -1 -2z, तो यानी y जो है -1 -2z के बराबर है। तो मैं फ्री वेरिएबल का मतलब क्या है, फ्री वेरिएबल का मतलब यही है कि मैं ये कह रहा हूं कि y z पे डिपेंड कर रहा है। आप z को y पे भी डिपेंड करा सकते हो, ठीक है। किस तरह कराओगे, सिंपल, मैंने 2y = 2 + 4z लिखा है, आप -4z = 2 + 2y लिख देते। तो ये आपकी मर्जी है, लेकिन किसी भी एक को लेके चलना है। तो मैं चलें इस केस में y को लेके चल रहा हूँ, तो मैंने कहा y z पे डिपेंड कर रहा है तो मैं z को फ्री वेरिएबल के तौर पे ट्रीट कर सकता हूँ। अब ठीक है, मैं कह सकता हूँ z फ्री है, आजाद है, z को कोई भी वैल्यू दे सकते हैं। तो अब y इन टर्म्स ऑफ z आ गया और मैंने कहा कि फॉर इंस्टेंस z को मैंने कहा कि z t है, z को मैंने t मान लिया, ठीक है। मैंने कहा ये फ्री वेरिएबल है, t है, इसको कोई भी वैल्यू दे सकते हैं। तो अब मैं यूं लिख सकता हूँ y इक्वल्स -1 -2t, ठीक है। पैरामेट्रिक रिप्रेजेंटेशन कहते हैं इसको। तो मैंने इसको फ्री वेरिएबल के तौर पे यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। तो ये मेरे पास y की वैल्यू आ गई। अब भाई x की वैल्यू कहाँ से लाएं, z तो आ चुका, z t है, इसको कुछ नहीं करना। अब x की वैल्यू कहाँ से लाएं, सिंपल, इस y और इस z को इस इक्वेशन में डाल दें, जहां पे x y और z है तो डाल देते हैं इधर। तो ये आ जाएगा x इक्वल्स टू -y -2z और x इक्वल्स टू -y की जगह हम डाल देंगे -टाइम्स -1 -2t
और -2z की जगह आ जाएगा -2t, z की जगह t, क्योंकि z को हमने t माना है। तो ये आ जाएगा 1 + 2t -2t, दिस implies that x = 1। अगर कोई गलती नहीं हुई तो मेरे ख्याल से ठीक है, सही है। तो यहाँ से x आ गया 1। अब देखें, मैं अब इनका सॉल्यूशन वेक्टर बनाता हूँ x y और z का। मुझे x y और z की वैल्यूज चाहिए थी ना, और मेरे पास x y z की वैल्यूज आ गई। x की वैल्यू मेरे पास क्या आई, 1 आई। अब मैं इसको लिखूंगा x y z। तो x की वैल्यू क्या आई, 1 आई। y की वैल्यू क्या आई, -1 -2t आई। z की वैल्यू क्या आई, t। ठीक है, तो अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, अब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, -1 -1 -1। अच्छा, वैसे तो अगर आप यहां तक भी लिख देना काफी है, लेकिन बेहतर ये होता है कि इसको स्टेप को कंप्लीट करना, कि इसको इसके बेसिस में लिखना। अब इसकी बेसिस कैसे लिखी जाएंगी, अब देखें यहाँ पे t+0 है ना, कुछ भी नहीं मतलब t+0। पहले कॉन्स्टेंट्स को देखें, जो खाली कॉन्स्टेंट्स है, x का 1 है, y का -1 है और z का 0 है। तो इधर लिख लेते हैं 1 -1 0 प्लस t टाइम्स। अब t के कितने हैं, ऊपर x में तो कोई भी नहीं है, तो 0t तो है ना, तो 0 तो लिख सकता हूँ ना, 0t। तो t है ही नहीं वहां पे, तो 0 लिख दिया। नीचे t है तो ये -2 आ गया, -2t है तो -2 आ गया, और इसके नीचे भी t1 है तो ये 1 आ गया। यहाँ पे आ गया 1। ठीक है, ये आ गया 1। तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया, और ये बेसिस कहलाते हैं, बेसिस ऑफ नल स्पेस कहते हैं इनको। ये जो आए ना 1 -1 0 और 0 -2 और 1, इसको कहते हैं बेसिस ऑफ नल स्पेस, या सॉल्यूशन स्पेस भी कहते हैं इसको, बेसिस ऑफ सॉल्यूशन स्पेस। ठीक है, और इसकी डायमेंशन अगर पूछी जाए आपसे कि भाई बेसिस ऑफ नल स्पेस की डायमेंशन क्या है, तो 2 हो जाएगी, क्योंकि 2 वेक्टर्स हमें मिले, तो 2, ये 2 वेक्टर्स हमें मिले तो डायमेंशन इसकी 2 हो जाएगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे खत्म करते हैं, खत्म होने वाला है लेक्चर भी ना, वो जूम मीटिंग में खत्म होने वाली है। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम कवर करेंगे नेक्स्ट